So, hello everyone. I welcome you all to Success Point. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का लेक्चर या फिर वीडियो या फिर पार्ट नंबर 2। और आज हम इसमें पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब जो मैंने आपको लास्ट स्टोरी जहाँ पे एंड करी थी वहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे इसको। एनसीईआरटी में भी आपके सेकंड पार्ट है। मैंने आपको लास्ट पार्ट में क्या बताया? मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया कि कैसे कैसे एक फ्रांस एक देश था यूरोप में, उसने आज़ादी पा ली थी राजा से। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट एक राजा अगला आया, 15 साल बाद उन्होंने उनकी आज़ादी छीन ली। फिर हमने देखा वो उस राजा नेपोलियन ने सिविल कोड लाए थे, कुछ अच्छे काम किए थे। उसके बाद हमें पता चला कि धीरे धीरे उसने कुछ बुरे काम भी करने शुरू कर दिए थे। फिर लोग उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे और फिर लोगों ने सोचा था कि फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने सोचा था कि भाई हम अगर आज़ाद हुए हैं एक बार तो हम बाकी देशों को भी, यूरोप के बाकी देशों को भी आज़ाद करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे कि लोगों ने नेपोलियन को कुछ कहा या नहीं कहा, नेपोलियन के साथ क्या हुआ। तो अपना सस्पेंस बनाए रखें। तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए अब बच्चों अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट में हमने स्टोरी छोड़ी थी कि जो यूरोप वाले थे वो सब सोच रहे थे कि भाई फ्रांस ने एक बार अपने देश को राजा से मुक्त कर दिया, यानी कि आज़ादी दे दी अपने देश को, तो हम भी वही अपने देश को आज़ादी दें, हम भी राजा से मुक्त करवाएं अपने देश को। तो ये यूरोप वाले लोग सोच रहे थे। हालांकि बाद में फ्रांस पे कब्जा कर लिया था नेपोलियन ने, लेकिन एक बार तो फ्रांस ने अपने राजा को हटाया, तो यही बाकी यूरोपियंस भी करना चाह रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यूरोप के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं यूरोप के बारे में कि यूरोप में कैसे कैसे लोग रहते थे। ठीक है, तो चलिए। देयर वॉज नो नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या होता है? देयर वॉज नो नेशन स्टेट इन यूरोप टिल 1750s। 1750s तक यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं थी। नेशन स्टेट मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है, एक ऐसी स्टेट जिसमें कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो और कॉमन रिलीजन हो, सब मिल बांट के रहें और एक जैसे रहें। ठीक है, चलिए। तो नेशन स्टेट मैंने आपको बता दिया, देयर वाज नो नेशन स्टेट, यानी कि कोई भी मिल बांट के नहीं रहता था। कोई अगर यहाँ पे मान लो, अगर हमारे देश में भी यहाँ पे ऐसा होने लगे कि यहाँ पे पंजाबी रह रहा है, सामने कोई और रह रहा है, यहाँ पे कोई मणिपुरी रह रहा है, वहाँ पे कोई सिक्किम वाला रह रहा है, कितना अजीब लगेगा। अगर सभी पंजाबी रहें या सब सिक्किम एक जगह पे रहें तो सही लगेगा ना। तो ऐसे नहीं था यूरोप में। यूरोप में अलग अलग रिलीजन के लोग साथ में मिल के रह रहे थे। ठीक है, तो ये था भाई, यूरोप में कोई मिल बांट के नहीं रहता था। फिर अब मान लो ये पंजाबी है, वो कोई और रिलीजन का है, तो दोनों में थोड़ी सी अनबन सी रहती है। तो इसलिए इसमें कोई भी मिल बांट के नहीं रहता था, कोई भी नेशन स्टेट नहीं था 1750s तक। ठीक है, चलिए। टू टाइप ऑफ पीपल ग्रुप्स वर देयर इन यूरोप। यूरोप में दो तरह के लोग रहते थे। दो तरह के मतलब कैसे? एक तो थे एरिस्टोक्रेट्स और एक थे पीजेंट्स। ठीक है, एरिस्टोक्रेट से मेरा क्या मतलब है? एरिस्टोक्रेट से मेरा मतलब है रिच लोग, मतलब कि अमीर लोग, और एक तरह से वो गरीब लोग आप उनको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास में रिच लोग। अब रिच लोग क्या थे? मेंबर्स वर यूनाइटेड इन अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। मतलब जो रिच थे, जो अमीर लोग थे, वो एक जैसे ही तो रहेंगे भाई। उसको, वो अगर अच्छे कपड़े पहनता है तो दूसरा अमीर भी अच्छे कपड़े पहनेगा, तो इसलिए वो सेम ढंग से रहते थे। वो अगर महंगा महंगा खाना खाता है तो वही महंगा महंगा खाना खाएगा। तो दोनों सेम तरीके से रहते थे। दोनों मतलब जितने भी मेंबर्स थे इस ग्रुप के, मतलब जितने भी अमीर लोग थे, सारे एक तरीके से रहते थे। ठीक है, ये मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिखता चल रहा हूँ, आप इन्हें नोट्स बनाएंगे और यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन एरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप उसमें ये लिखेंगे। स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी। अब भाई जितने भी अमीर लोग थे ना, सारे फ्रेंच बोलते थे। अब जैसे कि आप इंडिया में भी देखो तो कई लोग जो अमीर होंगे, देखिए आधी इंग्लिश बोलेंगे आधी हिंदी बोलेंगे। तो वो इंग्लिश क्यों बोलते हैं बीच बीच में? वो इंग्लिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई डिप्लोमेसी का है, मतलब अमीर लगते हैं उससे वो लोग। तो ऐसे ही ये लोग फ्रांस बोल के अपने आप को अमीर जताना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए ये सब लोग फ्रांस बोलते थे। फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय मैरिज। तो यार अब सीधी सा बात है, मान लो कोई दो अमीर के फैमिली है, ये एक अमीर ये दूसरा अमीर, तो ये दोनों आपस में कैसे जानेंगे एक दूसरे को? भाई हो सकता है यहाँ का कोई लड़का और यहाँ की एक लड़की की शादी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ये एक दूसरे को जानते थे और ये स्मॉल ग्रुप में थे। अब भाई जाहिर सी बात है भाई, अमीर लोग ज़्यादा ग्रुप में थोड़ी ना होंगे, ये तो कम ही पॉपुलेशन में थे, मतलब कम नंबर, मतलब कम लोग ऐसे थे जो अमीर थे। बात करते हैं पीजेंट्स की। पीजेंट्स मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब भाई ये कम है तो वो ज़्यादा होंगे। पीजेंट्स एक तरह से आप कह सकते हैं गरीब लोग। ये बहुत ज़्यादा थे पॉपुलेशन में, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी यूरोप में। ठीक है, और
पीजेंट्स हम किसको कह रहे हैं? पीजेंट्स हम कह रहे हैं भाई स्मॉल फार्मर, स्मॉल बिजनेसमैन एटसेट्रा, ये सब थे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ 1750s के बाद, जब 18th सेंचुरी आई तो क्या हुआ धीरे धीरे, एक जैसे ये तो दो तरह के लोग हैं, ठीक है। अब की बात करें तो हमारे इंडिया में कितने तरह के लोग होंगे? एक तो हाई क्लास लोग होंगे जो बहुत अमीर होंगे, एक मिडिल क्लास लोग होंगे, ठीक है, और एक लो क्लास लोग होंगे, मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीब होंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया हाई क्लास ये रहे, लो क्लास वो रहे, मिडिल क्लास कहाँ है? तो मिडिल क्लास इस समय तक नहीं थी। अब धीरे धीरे 1750s के यानी कि 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास इमर्ज होगी। और जो हम कह रहे, मैं आपको बता रहा था ना कि यूरोप के सारे देश चाह रहे थे कि हमें भी आज़ादी मिले, तो वो मिडिल क्लास वाले लोग ही लेके आएंगे। भाई इनको क्या दिक्कत है यार, ये तो अपना वैसे भी अमीर रह रहे हैं, और वो छोटे मतलब गरीब लोग हैं, उन्हें उतना पता नहीं है कि हमें भी आज़ादी चाहिए। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड थे। तो अब हम चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यूरोप में कैसे कैसे डेवलपमेंट्स आए, कैसे कैसे लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए कैसे कैसे लड़ाई की, ठीक है। चलिए, जो अभी हमने देखा कि यूरोप में दो तरीके के लोग थे, एक तो रिच एरिस्टोक्रेट्स और एक पीजेंट्स जो थोड़े से गरीब थे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड फ्रॉम 1750s। हमने देखा था कि 1750s में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंग्लैंड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनने लगी और रोड्स बनने लगी, रेलवेज बनने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा। अब डेवलपमेंट में क्या होगा, कई लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी, उससे क्या होगा, थोड़ी सी अमीरी बढ़ेगी लोगों की। तो इसलिए अब मिडिल क्लास वर्किंग पॉपुलेशन इमर्ज, मतलब कि हमने देखा कि भाई एक यहाँ पे हमने लिखा था रिच लोग थे और यहाँ पे गरीब लोग थे। तो धीरे धीरे हमने देखा कि एक मिडिल क्लास यानी कि मिडिल क्लास मतलब ना अमीर ना गरीब, वर्किंग पॉपुलेशन इमर्ज। कब हुई इमर्ज? 1750s में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। उस वर्किंग क्लास, अब हमने देखा भाई एरिस्टोक्रेट्स में तो कौन कौन होंगे? भाई राजा वाजा वगैरह लोग होंगे जो अमीर अमीर होंगे, जो लैंड ओन करते हैं, अमीर अमीर लोग। और पीजेंट्स में हमने देखा भाई स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसमैन, ये सब थे, ठीक है। ये स्मॉल हटा लो यहाँ से, कभी कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मिडिल क्लास में थे भाई इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे, बिजनेसमैन, टीचर्स, ये सब क्या हुआ, ये मिडिल क्लास में इमर्ज हुए ऐसे लोग, ठीक है। हमने देखा था कि वहाँ पे तो राजा लोग थे, और यहाँ पे थे जो गरीब लोग थे वो थे फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है, क्राफ्ट्समैन। यहाँ पे थे मिडिल क्लास में इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और टीचर्स। अब देखो ये तीनों जो लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, ठीक है। तो इट वॉज अमंग द एजुकेटेड मिडिल क्लास द आइडिया ऑफ नेशन यूनिटी एंड द एबॉलिशमेंट ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस अकर्ड। अब यही ऐसे लोग थे यूरोप के जो चाहते थे कि भाई हम भी अपने राजा को हटाएं और हम भी आज़ादी लें। मैंने आपको कहा ना कि फ्रांस की वजह से कई यूरोप में सब देश चाह रहे थे कि हम भी आज़ाद हों, हम भी आज़ाद हों। वो भाई अमीर लोग क्यों चाहेंगे कि हम आज़ाद हों? अमीरों को तो और बढ़िया हो रहा है, अब अमीर है वो क्यों चाहेंगे? जो गरीब हैं उनकी कोई सुनता नहीं। जो ये थे, ये एजुकेटेड भी थे, इतने गरीब भी नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई हमें भी आज़ाद करो, ठीक है। तो फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में, मतलब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने देखा कि जो ये हैं, ये इन्होंने आवाज़ उठानी शुरू करी। अब इन्होंने क्या क्या आवाज़ें उठाई, इन्होंने क्या क्या कहा कि आज़ादी में क्या क्या चाहिए, वो हम देखते हैं, ठीक है। अब इनके मन में एक आइडिया आया था नेशन यूनिटी का। इन्होंने कहा कि भाई नेशन को यूनाइट करना चाहिए, मतलब कि सारे लोग मिल बांट के रहें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखा बच्चों कि जो मिडिल क्लास वाले लोग थे वो डिमांड करने लगे थे किस चीज़ की, कि भाई हमें आज़ादी दो, हमें भी राजा नहीं चाहिए, हम भी डेमोक्रेसी में जिएंगे, जैसे फ्रांस वाले लोगों ने ले ली डेमोक्रेसी, ठीक है। ऐसे ही सारे यूरोप के जो मिडिल क्लास के लोग थे वो डिमांड करने लगे। मिडिल क्लास पीपल गॉट द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। जो डिमांड्स उन्होंने प्रेजेंट की, क्योंकि मिडिल क्लास वाले लोगों ने, उन डिमांड्स को मिलकर कहा जाता है लिबरल नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी, यानी कि लिबरल नेशनलिज्म की सोच। लिबरल मतलब लिबरल मतलब आज़ादी। चलिए, इन्होंने दो तरीके की डिमांड की। एक तो राजनीतिक स्तर पे, यानी कि पॉलिटिकल स्फीयर, क्या पहली थी फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि सबको आज़ादी मिलनी चाहिए। दूसरा था इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए, ठीक है। तीसरा था गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट चूज होगी वो अब ऐसे नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट किसी ने भी उठाया और गवर्नमेंट बना ली। एक प्रॉपर इलेक्शन होंगे, लोग उसको सेलेक्ट करेंगे बंदे को, तब जाके वो गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कहा हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, रिटर्न रूल्स चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, लोग अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। फिफ्थ, इन्होंने कहा कि एंड ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। ऑटोक्रेसी मतलब इन्होंने कहा कि राजा को हटाओ, एक राजा नहीं होना चाहिए, राजा को हटाओ, ठीक है। इन्होंने भी कहा कि राजा नहीं चाहिए हमें। और एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जो क्लर्जी वाले, जो चर्च वाले लोग थे ना, वो पहले बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते थे,
और उन्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, चर्च वाले वो पुजारी तो हैं, तो क्या हुआ, इंसान तो इंसान है, हम भी इंसान है, हमारे साथ भेदभाव क्योंकि हमें टैक्स देना पड़ रहा है, वो लोग टैक्स नहीं दे रहे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये थी पॉलिटिकल स्फीयर की। अब देखो मैंने आपको बिल्कुल नोट्स की फॉर्म में दिखाया है। आपको कोई पूछेगा ना कि व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन पॉलिटिकल स्फीयर, तो आप ये लिखेंगे। और ये है बच्चों इकोनॉमिक स्फीयर की। उन्होंने इकोनॉमिक स्फीयर में क्या डिमांड करी, उन्होंने डिमांड करी फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, यानी कि पहले मार्केट की फ्रीडम नहीं थी लोगों को, ठीक है, मतलब हर कोई इंसान मार्केट से कुछ बेच या खरीद नहीं सकता था। अब सबको फ्रीडम होनी चाहिए कि अगर उसके पास पैसा है तो वो कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी बेच सकता है, ठीक है। सेकंड था अबॉलिशमेंट ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ये स्टेट है, ठीक है, ये बहुत हिस्सों में बटा हुआ है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट वीडियो में। यार अगर देखी है तो देख के आ जाओ, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अच्छे से समझ आएगा फिर। ये बहुत हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे हमारा इंडिया ही बहुत हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कोई ट्रेडर है, व्यापारी है, ठीक है, यहाँ पे इस वाली स्टेट में उसे अपना सामान यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। तो पहले वो क्या करेगा, पहले वो इस वाली स्टेट से इस वाली स्टेट में जाएगा, ठीक है, इस वाली में, फिर इससे इसमें जाएगा, फिर इससे इसमें जाएगा, और फिर इससे इसमें जाएगा। तो अब देखो उसे कितनी स्टेट में जाना पड़ा, 1 2 3 4 स्टेट्स को पार करके उसे जाना पड़ा, ठीक है। अब ये लोग क्या कहेंगे, जो इस वाली स्टेट के लोग होंगे, ये वाली जो स्टेट है ना, इस वाली, जब ये व्यापारी इस वाली स्टेट में आया तो इन्होंने कहा कि हमें टैक्स दो, तुम यहाँ पे आए हो, तो इसने यहाँ पे टैक्स दिया, ठीक है। अब फिर जब ये यहाँ पे गया तो फिर से उन्होंने टैक्स मांगा, फिर जब ये यहाँ से यहाँ पे गया फिर से उन्होंने टैक्स मांगा कि हमें टैक्स दो, इन वालों ने, ठीक है। ऐसे ही करते करते इसने, देखो इस व्यापारी ने इनको भी टैक्स भरा, इनको भी टैक्स भरा, इनको भी टैक्स भरा और इनको भी टैक्स भरा, तब जाके सामान पहुंचाया। इस वजह से जो व्यापारी होते थे, ट्रेडर्स होते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता था अपना सामान या पैसा इधर से उधर ले जाने में, क्योंकि टैक्स लगते थे। तो लोगों ने यही कहा कि ये टैक्स हटाओ, अब अगर कोई बंदा यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना सामान जा रहा है तो उसका 1 भी रुपये टैक्स का नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये इनकी दूसरी डिमांड थी, तो मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं हम। फिर जब ये डिमांड्स मिली, हर इंसान ने ये वाली डिमांडें करनी शुरू कर दी कि भाई हमें तो ये चाहिए, ये चाहिए, तो एक कस्टम यूनियन फॉर्म हुई। वो कस्टम यूनियन मतलब मैं आपको भी बताऊंगा। उस कस्टम यूनियन का नाम था ज़ोल्वरिन, ठीक है। ज़ोल्वरिन मतलब ये एक ऐसी यूनियन थी जिसने इनकी डिमांड्स को पूरा करा, ठीक है। ये कब फॉर्म हुई थी, 1834 में। तो चलिए देखते हैं कि ज़ोल्वरिन क्या थी और इसने कैसे कैसे काम किया। चलिए जो देखते हैं, जो मिडिल क्लास वालों ने जो डिमांड की थी ना, हमने वो भी देखा कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिमांड्स की थी, कुछ इकोनॉमिक डिमांड्स की थी। तो उनको देखकर एक कस्टम यूनियन फॉर्म हुई थी, ज़ोल्वरिन, ठीक है। ज़ोल्वरिन फाउंड हुई थी 1834 में, और इसको कई कंट्रीज ने ज्वाइन किया, मेनली जर्मनी ने, ठीक है। तो इसने क्या करा ज़ोल्वरिन ने, देखो उन्होंने मिडिल क्लास वाले लोगों ने क्या कहा था, यहाँ पे कहा था कि भाई जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे बहुत बड़ी कंट्री है और ऐसे बहुत हिस्सों में डिवाइडेड है, तो ट्रेडर्स को टैक्स नहीं देना पड़े एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने में। तो इन्होंने वो हटा दिया कि चलो अब कोई भी ट्रेडर जो है वो टैक्स नहीं देगा जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा, ये इन्होंने कह दिया, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात इन्होंने क्या करी, बहुत अच्छी काम करा, रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। देखो अगर इंडिया हो, इंडिया में ही बहुत सारी करेंसीज चलने लग जाएं, कोई दिनार, यूरोप डॉलर, रुपी वगैरह वगैरह करेंसी चलने लग जाए इंडिया में भी, तो कितना बुरा लगेगा। अब मान लो तुम किसी शॉपकीपर को रुपए में पैसे दे रहे हो, वो कहेगा भैया मुझे डॉलर चाहिए, कितना अजीब लगेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, पहले 30 करेंसी चलती थी, 30 को उन्होंने घटा के कहा कि यूरोप में केवल 2 करेंसी चलेंगी, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे कि नेपोलियन का क्या हुआ। भाई नेपोलियन की कोई बात नहीं हुई अभी तक। तो ये तो हमने अभी देखा कि जो यूरोप था वो कैसे कैसे डिवाइडेड था। मैंने आपको बताया कि यूरोप में 2 तरह के लोग थे, रिच, गरीब। फिर धीरे धीरे 1750s के बाद मिडिल क्लास लोग आने शुरू हुए। मिडिल क्लास वाले लोग बहुत एजुकेटेड थे, उन्होंने डिमांड करी, वो मैंने आपको यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बताई। डिमांड के बाद उस डिमांड को कैसे पूरा करा गया वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि भैया जो फ्रांस में हमारे नेपोलियन अंकल थे उनका क्या हुआ। चलिए बात करते हैं बच्चों नेपोलियन की। नेपोलियन के साथ क्या हुआ भाई, नेपोलियन ने, हमने देखा कि 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस में कब्जा कर लिया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, नेपोलियन ने पहले तो कुछ अच्छे काम करे सिविल कोड के द्वारा, फिर कुछ खराब काम करे। उस खराब काम के चलते तो मतलब लोगों ने तो उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ये 4 देश, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इन्होंने फ्रांस पे यानी कि नेपोलियन पर अटैक कर दिया 1815 में। 4 देश भाई, ये 4, ये 1 नेपोलियन, देखो ये 4 ये 1, ठीक है।
तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इनको जीतना था, तो ये क्या हुआ, ये जीत गए, ठीक है, ये जीत गए। इनको हम कहते हैं बच्चों कंजर्वेटिव्स। ये कौन थे, ये थे कंजर्वेटिव्स। इनके जो वो थे राजा, भाई इनका भी राजा होगा, इसका भी होगा, उसका भी होगा, ये थे कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स मतलब एक ऐसे लोग जो चाहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें डेवलपमेंट्स ना हो, और जैसे डेवलपमेंट मतलब जैसे कि ये चाहते हैं कि राजा लोग वगैरह का शासन रहे, ठीक है। बाकी लोग तो चाहते थे कि राजा ना रहे, डेमोक्रेसी आए, लेकिन ये लोग चाहते थे राजा रहे, या और अगर राजा हटे भी तो धीरे धीरे हटे, ऐसे नहीं कि एकदम से राजा को हटा दिया। तो ये चाहते थे कि हमारी सोसाइटी में चेंज ना आए, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 में हुआ था ये बैटल। ये बैटल हम जो इनकी और इनकी लड़ाई हुई भाई आपस में, इसके सैनिक आए उसके सैनिक आए, लड़ाई हुई, ये जीत गए, ठीक है, ये हार गया यानी कि मर गया, इसे मार दिया गया होगा। तो भाई इसे हम कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। 1815 में हुई थी ये, इसमें नेपोलियन हार गया था और कंजर्वेटिव्स जीत गए थे, ठीक है। अब भाई वो 4 देश हैं, वो एक है बेचारा। अब ट्रीटी ऑफ वेना वॉज साइंड बाय कंजर्वेटिव्स इन 1815। ट्रीटी मतलब एक समझौता हुआ था इन चारों के बीच में, भाई इन चारों ने इसको हराया, यानी कि अब फ्रांस पे इसका कब्जा था, अब फ्रांस पे ये कब्जा कर लेंगे। अब किसको कितना कितना पोर्शन मिलेगा फ्रांस का, वो इन्होंने डिसाइड किया इस ट्रीटी में, यानी कि इस समझौते में, जो कि 1815 में हुई। किस जगह हुई, वीना में हुई, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि भाई ये ट्रीटी ऑफ वेना क्या है, क्या समझौता हुआ इनके बीच में, किसने कितना कितना पार्ट लिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रीटी ऑफ वेना की। मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिव्स ब्रिटेन, ऐसे याद रख सकते हो, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलके फ्रांस यानी कि नेपोलियन को हरा दिया था 1815 बैटल ऑफ वाटरलू में। अब इन्होंने एक समझौता किया जिसमें इन्होंने फ्रांस का बंटवारा किया, कितना पोर्शन उसका, इतना पोर्शन उसका, ठीक है। होस्टेड बाय, ये जो ट्रीटी हुई थी ना, जो समझौता हुआ था, ये वीना में हुआ था, इसे ट्रीटी ऑफ वीना। होस्टेड बाय ड्यूक मेटरनिच, ये जो मीटिंग हुई थी इसको होस्ट किया था ड्यूक मेटरनिच ने। ड्यूक मेटरनिच एक ऑस्ट्रियन चांसलर था, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या क्या हुआ भाई, बॉर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड। बॉर्बन डायनेस्टी कौन सी, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, मतलब पिछले लेक्चर में, कि एक राजा था लुइस 16, जिससे लोग बहुत परेशान थे, ठीक है। तो वो लुइस 16 किस डायनेस्टी का था, बॉर्बन डायनेस्टी का। तो जब लुइस 16 को लोगों ने हटा दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है, तो बॉर्बन डायनेस्टी भी हट गई थी। तो बॉर्बन डायनेस्टी को लोगों ने हटा दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। इन्होंने क्या करा, इन्होंने फिर से वो डायनेस्टी ला दी और वही रूल करने लगी फिर से, ठीक है। चलिए, ये बात समझी। अब ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट इट्स फर्दर एक्सपेंशन। जैसे ये फ्रांस है हमारा, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी वो सेटअप कर दी स्टेट्स, ऐसे ऐसे, कि भाई पता रहे कि हाँ यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे फ्रांस खत्म हो रहा है, इससे आगे ना जाए फ्रांस। जैसे फॉर एग्जांपल हम और हमारे भाई बहन होते हैं, वो कुछ गेम खेल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल बैडमिंटन, तो बीच में कुछ ऐसा डंडी टाइप का रख लेंगे कि इतना हिस्सा तेरा, इतना हिस्सा मेरा, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि इतना हिस्सा इसका है। तो इसलिए ऐसे ही इन्होंने बाउंड्री सेट कर दी थी, मतलब स्टेट सेट कर दी थी, ताकि पता चल जाए कि हाँ इस स्टेट से आगे फ्रांस का नहीं है, ठीक है, ताकि फ्रांस का एक्सपेंशन ना हो। तो ये मैंने आपको बता दिया। प्रूशिया वॉज गिवन, अब देखो किसको कितना कितना मिला इसमें से, फ्रांस में से, वो देख लेते हैं। प्रूशिया वॉज गिवन टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, ये प्रूशिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको अपने वेस्टर्न, ये कौन सा हुआ, ये हुआ, ये वेस्टर्न हुआ, ठीक है। तो इसका अपने वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे कुछ टेरिटरीज मिल गई ऐसे, ठीक है। तो ये देखो स्टेट बड़ा हो गया, और इसको एक पोर्शन ऑफ सेक्सनी भी मिली है। यार ये तो याद रखने की चीज़ है, इसमें क्या समझाऊं मैं, ठीक है, ये तो याद रख लेना। ऑस्ट्रिया को क्या मिला, नॉर्थ इटली पे कंट्रोल मिल गया, नॉर्थ इटली पे। प्रूशिया को क्या मिला, रशिया को क्या मिला, रशिया को मिल गया पोलैंड, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये जो थे ना, ये जो स्टेट वो थी कंट्रीज, इनको हम कहते थे कंजर्वेटिव्स। तो ये जो कंजर्वेटिव्स थे ना, ये अच्छे नहीं थे, ये राजा के जो रूल होता था, राजा का जो साम्राज्य होता था उस पर विश्वास रखते थे, डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं रखते थे। डज नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, मतलब कि जब इनका रूल आया फ्रांस पे, अब भाई इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया, नेपोलियन पहले फ्रांस पे रूल कर रहा था, तो अब कौन रूल करेगा, ये रूल करेंगे। तो इन्होंने कोई भी इनके खिलाफ, मतलब कोई भी इनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल आज मैं हूँ, अगर कोई किसी इंसान को, फॉर एग्जाम्पल कोई नेता हमारा देश का अच्छा नहीं लगता, तो वो उस नेता की बुराई कर सकता है, कोई उसको कुछ कह नहीं सकता। लेकिन उस समय पे ऐसा नहीं था, किसी भी आम आदमी ने इनकी बुराई की इनके सामने, तो ये उसे मार डालते थे, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म को ये सहेंगे नहीं। और सेंसरशिप अब मैंने आपको बताई कि पिछले उसमें भी बताई थी, ये सेंसरशिप ले आए। सेंसरशिप यानी कि कोई भी इनके खिलाफ मीडिया या फिर न्यूज़पेपर या फिर आर्टिकल में नहीं छपवा सकता, ठीक है, ये सेंसरशिप ले आए थे। और अगर छपवाएगा भी तो इनको दिखाना पड़ेगा पहले
इन सबको दिखाना पड़ता था कि हाँ हम ये छपवा रहे हैं अपना आर्टिकल, तो ये देखते थे कि हमारी बुराई तो नहीं कर रखी है इस आर्टिकल में, फिर जाके छपता था कोई आर्टिकल। तो ठीक है, तो जो मिडिल क्लास के लोग थे फ्रांस के जो मिडिल क्लास के लोग थे वो कहने लगे कि भैया ये क्यों ले आए। वो कह रहे थे कि भाई इसे हटाओ, ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए हमें, इसे हटाओ। ठीक है, तो चलिए ये आप नोट कीजिए, ये ट्रीटी ऑफ वीना पे ऐसे ही पॉइंट्स आते हैं, आप इनको दिमाग में रखना और एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना। और लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिवॉल्यूशनरीज की तरफ। तो बात करते हैं अपने बच्चों अपने लास्ट टॉपिक की, द रिवॉल्यूशनरीज। द रिवॉल्यूशनरीज कौन थे? हु अपोज्ड कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन थे? मैंने आपको बताया, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, जिन्होंने अटैक किया था, ठीक है, 1815 में। ये बोलते थे, जो रिवॉल्यूशनरीज थे ये उनको अपोज करते थे, ये चाहते थे कि सबके पास लिबर्टी हो और फ्रीडम हो, यानी कि आज़ादी हो सबके पास एक तरह से। ठीक है, चलिए, सीक्रेट सोसाइटीज केम अप, यानी कि अब देखो पहले नेपोलियन था, नेपोलियन के बाद कब्जा कर लिया किसने? ब्रिटेन, रशिया, मतलब कंजर्वेटिव्स ने। जब कंजर्वेटिव्स ने कब्जा किया तो जो कई सोसाइटीज़ थी जो डिमांड कर रही थी वो सीक्रेट, मतलब उनको दबा दिया इन्होंने, तो वो सीक्रेटली काम करने लगे। मतलब जो लोग थे, एक तरह से मैं आपको बताऊं तो लोग जो थे वो सीक्रेटली प्लान बनाने लगे कि कैसे इन्हें भगाएं यहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है सीक्रेट सोसाइटीज केम अप। दे बिलीव्ड फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। द रिवॉल्यूशनरीज के जो मतलब एक ग्रुप था लोगों का, जिसमें बहुत सारे लोग थे, ये लोग चाहते थे कि ये जो कंजर्वेटिव्स हैं ये यहाँ से भाग जाएं, ब्रिटेन, रशिया वाले कंजर्वेटिव्स। तो उन ग्रुप के लोगों हमने कहा रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है, तो दे बिलीव्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। ये चाहते थे कि भाई एक नेशन स्टेट बने। नेशन स्टेट मैंने आपको बहुत बार बता चुका है। ठीक है, चलिए, गुसिपी मजानी। अब देखो, एक रिवॉल्यूशनरी इनमें से बहुत फेमस था, इनमें से एक रिवॉल्यूशनरी बहुत फेमस था, उसका क्या नाम था? गुसिपी मजानी। इसने ना, ये एक मेंबर था सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी का। कार्बोनरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कार्बोनरी। बहुत तरह की सीक्रेट सोसाइटीज थी ना, देखो सीक्रेट सोसाइटीज केम अप, बहुत तरह की सीक्रेट सोसाइटीज थी। तो ये एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था कार्बोनरी, उसका एक मेंबर था। इसने क्या करे? इसने दो बहुत इंपॉर्टेंट काम करे। ठीक है, इसने करा, इन्होंने क्या करा? इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी खुद की बनाई। कौन कौन सी? यंग इटली, कहाँ पर? मर्सेल्स में। मर्सेल्स, यार स्पेलिंग सही कर लेना, मर्सेल्स में। ठीक है, वो स्पेलिंग सही कर लेना यार। और यंग यूरोप, दो बनाई, एक तो यंग इटली और एक यंग यूरोप। यंग यूरोप बनाई बर्नी में और यंग इटली बनाई मर्सेल्स में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये क्या चाहते थे? गुसिपी मजानी, ही वांटेड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये कहते थे कि भाई इटली को यूनिफाई करो, तब जाके कुछ काम बनेगा। जैसे इटली है, ये इटली कुछ ऐसा है ना, ऐसा पतला सा। तो इटली बहुत पार्ट में डिवाइडेड था, यहाँ पे कोई और रूल कर रहा है, यहाँ पे कोई और रूल कर रहा है, कोई और रिलीजन, कोई और लैंग्वेज। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे अब इसको पूरा यूनिफाई करो, सब मिल बांट के रहेंगे। ठीक है, इनका ये चाहते थे। ठीक है, अब हम बाद में पढ़ेंगे भी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो ये टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अपने अगले टॉपिक में। वीडियो आएगी शायद कल। तो फिर आप मेरे से टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इसका ना, इस चैप्टर का मेरे पास बहुत अच्छा माइंड मैप रखा है। माइंड मैप मतलब वो एक पेज रहेगा, उसको आप, अगर आपको ये चैप्टर पूरा 5 मिनट में रिवाइज करना है तो वो आप उसे देखोगे और वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स भी दूंगा, मेरे पास रखे हैं बहुत बढ़िया वाले नोट्स। ये वाले नहीं, ये तो मैंने लिखवाए हैं अपनी तरफ से, और अलग से नोट्स दूंगा, माइंड मैप भी दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। और अगर आपको कुछ और भी चाहिए एडिशनल कंटेंट, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। कई ग्रुप्स में मुझे ज्वाइन भी किया है, जैसे इंडियन स्मार्टियंस और वगैरह वगैरह ने। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा ग्रुप का नाम है सक्सेस पॉइंट अनमोल अग्रवाल। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से मेरे को पता चलता है कि हाँ आपको कुछ समझ आया, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो यार, वो जो नीचे लाल वाला बटन है ना, उसे लाल से ग्रे कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए यार। कॉन्सेप्ट भी तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। ठीक है, तो फिर सब्सक्राइब करो, भाई का ही तो चैनल है यार। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।